हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। देखो आज मैं आपके लिए जो क्लास लेकर आया हूं वो बिल्कुल हिस्ट्री वाली वही क्लास है जिसको मैं कंटिन्यू आपके लिए पढ़ा रहा हूं। देखना, लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ाया था और उसमें मैं 2 क्लास आपके लिए दे चुका हूं और वो था मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की मैं 2 वीडियोस आपके लिए दे चुका हूं और अभी तक मैं 2 वीडियोस में मौर्य साम्राज्य में यही बता रहा था आपको कि मौर्य साम्राज्य किस तरीके से स्टेब्लिश हुआ, उसकी जानकारी कहां कहां से हमको मिलती है। और इन सारी चीजों को करते हुए लास्ट में मैंने आपको रॉक एडिक्ट पढ़ाई थी सेकंड वीडियो के अंदर। रॉक एडिक्ट कितने थे? 14 मेजर थे और 18 माइनर थे। तो इसमें से 14 जगहों पर जो थे वो 8 जगह थी इसकी। 14 जो मेजर थे उसमें 8 जगहों पर थे। इसी तरीके से माइनर थे, उनको भी मैंने आपके लिए बताया। तो वो वाला टॉपिक में लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था पृथक कलिंग शिलालेख। पृथक कलिंग शिलालेख के बारे में मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था। तो ये था हमारी वीडियो का कि हमने क्या पढ़ाया था। अब देखो, जिसने भी वीडियोस नहीं देखी है और पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो ये बात बिल्कुल मान लेना कि आपको समझ में नहीं आएगी ये वीडियोस जब तक कि आप इसका पहला और दूसरा पार्ट नहीं देख लोगे। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस प्लेलिस्ट में मैंने आपको सीक्वेंस से पढ़ाई है सारी चीजें। जितनी भी चीजें हैं सब सीक्वेंस से पढ़ाई है, जितना भी कुछ है सब सीक्वेंस से चल रहा है वीडियोस के अंदर। तो वो आप एक बार देख लोगे तो ये वाली वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलो शुरुआत करता हूं आज के मैं इस टॉपिक से कि इस टॉपिक में हमारे लिए क्या शुरू करना है। तो देखना, इसी टॉपिक के अंदर मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं आज वो होगा आपके लिए, देखना शुरुआत करते हैं। लाइट चली गई है मेरे ख्याल से, तो लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, हो सकता है आ जाए थोड़ी देर में, तो वीडियो और सही आ जाएगी आपके लिए। तो देखोगे इस वीडियो में हम आपके लिए जो पढ़ाएंगे वो होगा भाब्रू शिलालेख। शिलालेख देखो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा सबके सब इंपॉर्टेंट होंगे पॉइंट ऑफ एग्जाम से। देखोगे भाब्रू शिलालेख की बात की जाए तो इसमें क्या दिया हुआ है। भाब्रू शिलालेख के अंदर मेंशन किया है। तो इस शिलालेख में दोस्तों जो मेंशन किया गया है वो है बौद्ध धर्म के 3 जम्स। क्या है? 3 जम्स। ये जम्स क्या होते हैं एक्चुअल में? मैं इसको पहले ही आपको, जब मैंने आपको महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ाया था तो आपको बताया था 3 जम्स क्या होते हैं। इनको हिंदी में बोलते हैं त्रिरत्न। त्रिरत्न इनको हिंदी में बोला जाता है। तो बौद्ध धर्म के 3 जम्स हैं, त्रिरत्न है। इन 3 रत्न को किसमें मेंशन किया गया है? भाब्रू शिलालेख में मेंशन किया गया है। ये है कौन कौन से? एक तो होगा इसमें बुद्ध, एक होगा धम्म और एक होगा संघ। ये 3 देखोगे मेंशन किए गए हैं दोस्तों भाब्रू शिलालेख के अंदर, जिसमें आपको बुद्ध, धम्म और संघ मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा इस भाब्रू शिलालेख में क्या है? इस भाब्रू शिलालेख में दिया हुआ है, अशोक ने लिखा है इस भाब्रू शिलालेख के अंदर। अशोक ने अपने आप को क्या बोला है? इसमें किंग बोला है, राजा बोला है। देखो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बताइए अशोका ने अपने कौन से शिलालेख में अपने आप को राजा कहा है? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो भाब्रू शिलालेख में अशोक ने अपने आप को क्या कहा है? किंग कहा है। और क्या कहा है इसके अलावा? और इस अभिलेख के अंदर अशोक ने महात्मा बुद्ध को, किसको? महात्मा बुद्ध को भगवान कहा है। क्या कहा है? भगवान कहा है, गॉड कहा है। तो ये आपके लिए भाब्रू शिलालेख से देखने को मिलेगा, अशोक के भाब्रू शिलालेख से, कि इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसमें मेंशन किए गए हैं बौद्ध रिलीजन के 3 जम्स, त्रिरत्न। ये त्रिरत्न कौन कौन से हैं? काफी पहले मैं पढ़ा चुका हूं, सभी जानते हो, बुद्ध, धम्म और संघ है। इसमें और क्या मेंशन है? अशोक ने अपने आप को क्या कहा है? राजा कहा है। और महात्मा बुद्ध को अशोक ने क्या कहा है? इसके अंदर भगवान कहा है। तो ये 3 चीजें तो इसमें मेंशन है, ये तो आपको याद रखनी है। अब देखोगे इसके अलावा आगे क्या टॉपिक है इसमें। ये तो हो गया आपके लिए रॉक एडिक्ट वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट। जो आपको मैं रॉक एडिक्ट पढ़ा रहा था, शिलालेख पढ़ा रहा था, वो पोर्शन हो गया कंप्लीट। तो इसका स्क्रीनशॉट लोगे आप सभी
आगे बढ़ाऊंगा मैं वीडियो को। देखा, अब जो हम बात करेंगे दोस्तों वो होगा आपका पिलर एडिक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्तंभ शिलालेख। देखो ये शिलालेख से ना आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो, स्तंभ लेख बोलते हैं, नॉट शिलालेख। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से आते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को कर नहीं पाते, इसलिए तो समझ लेना बहुत स्पेशल वीडियोस हैं जो मैं आपको मौर्यास की दे रहा हूं, इनको पूरी देखो और अच्छे से देखो, आपका हर एक टॉपिक यहां पर कंप्लीट होगा। तो अभी हम जो टॉपिक यहां पर शुरू करने वाले हैं उसको बोलते हैं पिलर एडिक्ट। पिलर एडिक्ट हिंदी में इसको बोलेंगे दोस्तों स्तंभ लेख। स्तंभ लेख इसको बोला जाएगा। अब देखो, जो पिलर एडिक्ट थे मैंने इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी है, नहीं देखी है तो फिर से मैं यही बोलूंगा कि उन दोनों वीडियोस को जरूर देखें, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। अब इसमें मैंने आपको 7 तो बताए थे मेजर, 7 बताए थे आपको मेजर, और 5 बताए थे इसके अंदर मैंने आपको माइनर। देखो ये पिलर एडिक्ट के अंदर मैंने आपको 7 तो मेजर बताए थे और 5 बताए थे आपको माइनर। अब देखो जो 7 मेजर हैं, एक्चुअल में ये 7 पिलर स्तंभ लेख हैं, लेकिन ये जगह कितनी है, ये है आपका 6 जगह पर। प्लेस की अगर बात करेगा तो कितने प्लेस पर है आपको, 6 प्लेस पर मिलेंगे। है कितनी ये टोटल 7 है, लेकिन जगह कितनी है दोस्तों 6। अब ये जगह कौन कौन सी है इनको एक बार देख लेते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला अगर मेजर पिलर एडिक्ट देखोगे, पहला दूसरा तीसरा जो भी है, सीक्वेंस कोई जरूरी नहीं है लेकिन याद करने के लिए, तो पहला हम देखेंगे दिल्ली, और दिल्ली के आगे लिखेंगे हम टोपरा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार मेरे ख्याल से पेपर में पूछा गया है, दिल्ली टू टोपरा। अब मैं इसकी स्टोरी भी आपको बताऊंगा क्या है। दूसरा है इसमें दिल्ली टू मेरठ, ठीक है, दिल्ली टू मेरठ। ओके, 2 शिलालेख, 2 आपके लिए मेजर वाले हो गए। तीसरा लिखोगे इसमें रामपूर्वा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, रामपूर्वा काफी बार पेपर में आ चुका है। चौथा लिखोगे इसमें लोरिया अरिराज, लोरिया अरिराज, मेरे ख्याल से आपको यहां तक तो दिख ही रहा होगा और इसके नीचे भी दिख रहा होगा, तो 5वां मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। 5वां लिखोगे लोरिया नंदगढ़, और लास्ट में 6ठा लिखोगे दोस्तों प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख। तो देखो ये 6 यहां पर मैंने प्लेस है। अब देखो 6 प्लेसेस के बारे में भी जानकारी दूंगा, कौन कौन सा कहां पर है। तो सबसे पहले हम दिल्ली टू टोपरा की बात करें तो एक्चुअल में टोपरा है हरियाणा में था। कहां पर, हरियाणा। और ये हरियाणा की जिस जगह पर था उस जगह का नाम है दोस्तों अंबाला। कहां पर था ये, हरियाणा में अंबाला के अंदर। जो आपको दिल्ली टू टोपरा मिलेगा, अभी बताऊंगा क्यों ऐसा कह रहा हूं कि टोपरा वाले को दिल्ली में हमने रखा है। दूसरा मेरठ, तो आप सभी जानते हो कि मेरठ एक बड़ी सिटी है, तो इसके बारे में आप सभी जानते हो यूपी के अंदर। तो अब इसमें है क्या इंपॉर्टेंट, जो टोपरा वाला अभिलेख था, मतलब हरियाणा में अंबाला में जिस अभिलेख का नाम टोपरा था, उस टोपरा अभिलेख को दिल्ली मंगवा लिया गया। मतलब अब ये टोपरा अभिलेख है अंबाला वाला, ये टोपरा में नहीं है, अब ये है कहां पर, दिल्ली में। इसी तरीके से मेरठ के अंदर जो पिलर एडिक्ट था ये भी कहां पर मंगवा लिया गया, दिल्ली में मंगवा लिया गया। अब ये दोनों दिल्ली में मंगवाए किसके द्वारा गए थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ गया है। तो ये दोनों मंगवाए गए थे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर तो आप बिल्कुल स्टार लगा दो, पेपर में पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। टोपरा से दिल्ली जो पिलर एडिक्ट था इसको किसके द्वारा मंगवाया गया था, तो इसको मंगवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, और मेरठ से दिल्ली वाला भी किसने मंगवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। अब देखो यहां से आगे वाला जो पॉइंट है इन सब के बारे में मैं आपको स्टेट बता दूं ये कहां पर है। जैसे आपका रामपुरवा है, अरिराज है और नंदगढ़ है, इन तीनों के बारे में जान लो। ये तीनों के तीनों बिहार में है। कहां पर है,
बिहार। और बिहार में भी कहां पर है दोस्तों, ये चंपारण, चंपारण, ठीक है। बिहार में चंपारण में है, कौन कौन सा है, रामपुरवा है, लोरिया अरिराज है और लोरिया नंदगढ़ है। अब बचा आपका प्रयाग स्तंभ लेख। तो प्रयागराज आप सभी जानते हो, प्रयागराज जैसे इलाहाबाद था और इलाहाबाद का नाम क्या हुआ है, प्रयागराज। तो ऐसा नहीं है कि इसका नाम इलाहाबाद स्तंभ लेख था, नहीं, पहले तो इलाहाबाद का नाम एक्चुअल में प्रयागराज ही था, ये बात बिल्कुल सही है। तो उस अभिलेख का नाम भी प्रयाग स्तंभ लेख था। तो यहां पर ये प्रयाग स्तंभ लेख ये कहां पर हो गया, यूपी में हो गया। तो ये बात भी क्लियर हो गई आपके लिए। तो ये वाली बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई कि दिल्ली तो दिल्ली है ही, इसमें टोपरा वाला हरियाणा अंबाला के अंदर था, जिसे दिल्ली मंगवा लिया गया। मेरठ फिरोज शाह तुगलक ने, फिर दिल्ली, ये दोनों ही फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवा लिए। रामपुरवा, लोरिया अरिराज और लोरिया नंदगढ़ ये बिहार के चंपारण में है। स्तंभ, प्रयाग स्तंभ लेख कहां पर है, यूपी के अंदर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना है। अब देखो इनमें छोटी छोटी सी बातें और देखोगे तो जैसे रामपुरवा वाला है दोस्तों, जो रामपुरवा वाला इसके बारे में लिख लेना कि रामपुरवा अभिलेख में बुल का स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ बुल। किसका, स्टैच्यू ऑफ बुल। बुल बोलते हैं सांड को, किसको बोलते हैं, सांड को बुल बोला जाता है। तो रामपुरवा जो अभिलेख है इसके अंदर क्या है, स्टैच्यू ऑफ बुल है, ठीक। तो सांड का इसमें स्टैच्यू बना हुआ है। अब देखो यहां पर जो 5 माइनर वाले हैं, इन 5 माइनर वालों की भी बात कर ले भाई। यहां तो हमने 7 मेजर की बात कर ली, 6 स्थानों पर है, कौन कौन से पर है, ठीक है। अब इसकी भी बात कर ले 5 माइनर। तो 5 माइनर की बात करोगे तो सबसे पहले लिखोगे यहां पर सांची, सांची, सांची के अलावा लिखोगे सारनाथ, सारनाथ के अलावा लिखोगे इसमें आप कौशाम्बी, क्या लिखोगे, कौशाम्बी। और इसके अलावा लिखोगे आप नीगा लीवा और रुम्मन देवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीगा लीवा और लास्ट लिखोगे रुम्मन देवी। देखो ये तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रुम्मन देवी वाला, ठीक है। तो ये 5 माइनर वाले हैं, इन 5 को भी आप जल्दी से नोट कर लो। अब देखो इनके मैं स्थान आपको लिए सबको बता देता हूं कि सांची वाला कहां पर है। सांची स्तूप तो सभी जानते हो, ये एमपी के अंदर है। सारनाथ सभी जानते हो, यूपी में है, वाराणसी। कौशाम्बी कहां पर है, यूपी में है। और देखो ये दोनों निगा लीवा और रुम्मन देवी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नेपाल में है। कहां पर है, नेपाल। और नेपाल में भी अगर जगह पूछेगा आपसे तो जगह का नाम बताओगे लुम्बिनी, लुम्बिनी कहां पर है, ये लुम्बिनी। तो देखो ये 5 कौन से हो गए आपके लिए, माइनर हो गए। क्या क्या नाम है, सांची है, सारनाथ है, कौशाम्बी है, निगा लीवा है और रुम्मन देवी है। ओके, 5 हो गए आपके लिए माइनर और 6 प्लेसेस हो गए आपके लिए मतलब 7 मेजर हो गए। लाइट आ गई मेरे ख्याल से, अब आपको सही वीडियो दिखेगी, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं अच्छी वीडियोस आए, लेकिन कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखोगे यहां पर सांची, सारनाथ, ये कौशाम्बी नगर। अब देखो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बात कर लूं। जैसे मैंने इनके बारे में बता दिया आपके लिए, रामपुरवा के बारे में बता दिया। रामपुरवा का काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है। उसी तरीके से आप इसमें देखोगे कौशाम्बी वाले में देख लेते हैं। कौशाम्बी वाला जो अभिलेख है, पिलर रॉक एडिक्ट है। इस कौशाम्बी पिलर रॉक एडिक्ट में जो अशोका की वाइफ थी, अशोका की वाइफ जिसका नाम था कारुवाकी, कारुवाकी, मैंने आपको पढ़ाया होगा शुरू में, अभी ये पढ़ाई थी कारुवाकी। और अशोका का एक पुत्र था जिसका नाम था तीवर। क्या नाम था, तीवर। मैंने कई सारे पुत्रों के नाम भी बताए थे अशोका के, जिसमें महेंद्र का नाम, तीवर का नाम भी मैंने बताया था, और आपका एक और था कुणाल का नाम भी मैंने बताया था। तो ये याद रखने आपको। तो ये कौन थी, कारुवाकी इसकी वाइफ थी, वाइफ। और तीवर कौन था इसका दोस्तों, पुत्र था। मेरे ख्याल से उधर लाइट की फ्लैक्श हो रही है, रिफ्लेक्शन है, तो मैं यहां पर नाम लिख देता हूं। यहां पर देखो ये तीवर और ये क्या है, कारुवाकी, कारुवाकी।
तो ये दो नाम याद रखने, कारुवाकी इसकी वाइफ थी और तीवर इसका पुत्र था। और ये कौशांबी अभिलेख के अंदर इन दोनों को मेंशन किया गया है। ठीक है, इन दोनों को मेंशन किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि अशोक की वाइफ कारुवाकी और पुत्र तीवर को कौन से अभिलेख में मेंशन किया गया है। तो एक तो आपको ये याद रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर लूं जिससे जगह बन जाए यहाँ पर। इसके अलावा देखेंगे हम रुम्मन देवी के बारे में। देखो अब यहाँ पर ये कारुवाकी क्या है, इसकी अशोक की वाइफ है ना, अशोक की वाइफ है कारुवाकी। भाई अशोक कौन है, किंग, अशोक कौन है, राजा। तो इसीलिए जो कौशांबी अभिलेख है इसको क्वीन एडिक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वीन एडिक्ट भी बोलते हैं। मतलब रानी स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लोगे सभी दोस्त कि रानी स्तंभ लेख क्वीन एडिक्ट के नाम से किसको जाना जाता है, कौशांबी अभिलेख को जाना जाता है। चले आगे बढ़े, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लो, रफ करता हूं मैं जल्दी से। चलो भाई अब देखो इसके अलावा इसमें जो हम बात करेंगे दोस्तों वो करेंगे रुम्मन देवी के बारे में। भाई पढ़ते रहो आप लोग, अच्छे से पढ़ते रहो। पेपर जरूर थोड़ा बहुत पोस्टपोन हो रहे हैं लेकिन पेपर होंगे, ये बात की गारंटी है। तो मैं इसलिए कहता हूं आपसे बार बार कि जब भी कभी पेपर हो आप अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि पेपर होना इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी होना। पेपर हो जाए और आपकी तैयारी ना हो, मेरे ख्याल से उसका कोई मीनिंग नहीं है आपके लिए। पेपर होते रहते हैं, चलते रहते हैं, रिजल्ट आते रहते हैं और नंबर ना आए तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। तो देखो इसी में मैं एक और की बात करूंगा, हेडिंग डाल दोगे सभी स्टूडेंट, रुम्मन देवी पिलर एडिक्ट। रुम्मन देवी पिलर एडिक्ट के बारे में बात करें तो ये सबसे छोटा पिलर एडिक्ट है। तो सबसे पहले तो यहां पर लिखोगे स्मॉलेस्ट पिलर एडिक्ट। पहली बात तो यहां पर ये लिखोगे स्मॉलेस्ट पिलर एडिक्ट, ये सबसे छोटा पिलर एडिक्ट है। ठीक है, लुम्बिनी के अंदर है। दूसरा इसमें लिखोगे इंपॉर्टेंट बात, इसमें यहां पर बलि की बात की गई है। बलि बोलते हैं ये बलि जो होता है बलि टैक्स की इसमें बात की गई है। बलि करके यहां पर जिक्र किया गया है किसके अंदर, रुम्मन देवी स्तंभ लेख के अंदर बलि टैक्स का जिक्र किया गया है। अब देखो बलि टैक्स जो है ये क्या होगा, भाई जितनी भी बलियां दी जाती हैं, जितनी भी बलि देते हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे वो कोई और रिलीजन हो, उन सबका एक ही लॉजिक होता है, वो होती है रिलीजियस लॉजिक। भाई जितने भी बलि दी जा रही है वो रिलीजियस मैटर में दी जा रही है। तो ये भी कैसा है, रिलीजियस टैक्स होगा। कैसा होगा, रिलीजियस टैक्स होगा। ठीक है, तो यहां पर बलि कर था जिसे हम रिलीजियस टैक्स बोलते थे। एक और टैक्स का मेंशन है इसमें जिसका 1/6 पार्ट लिया जाता था और इसको बोलते थे लैंड टैक्स। कैसा बोलते थे, लैंड टैक्स। अब देखो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बता दूं आपको, जो रिलीजियस टैक्स था ये तो वॉलेंट्री टैक्स था, वॉलेंट्री टैक्स था, जबकि यहां पर जो लैंड टैक्स है ये कंपलसरी है। कैसा है, कंपलसरी टैक्स है, मतलब ये आपको देना ही देना है, लेकिन ये वॉलेंट्री है, जिसके पास है वो देगा, अदरवाइज तो कोई इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लैंड टैक्स देना पड़ेगा। अब हुआ क्या, इसमें जो बलि टैक्स था इसको अशोक ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। भाई अशोका का टाइम आया तो अशोक ने बलि टैक्स को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और उसने लैंड टैक्स को भी कम कर दिया। लैंड टैक्स का जो बोझ था लोगों के ऊपर उसको भी कम करके इसका कितना पार्ट लिया इसने, 1/8। पहले 1/6 पार्ट जाता था लैंड का, कि मान लो आपके पास 60 किलो अनाज है तो 10 किलो अब राजा के पास जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जब 1/8 कर दोगे तो ये कम अनाज आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से रुम्मन देवी जो आपका पिलर एडिक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये स्मॉलेस्ट सबसे छोटा अभिलेख है, पहली बात, नेपाल के लुम्बिनी में है। दूसरी बात, बलि टैक्स का जिक्र है। तीसरी बात, रिलीजियस टैक्स है, बलि टैक्स जिसको वॉलेंट्री टैक्स बोलते हैं। और नेक्स्ट इसमें 1/6 पार्ट इसमें लैंड टैक्स के रूप में लिया जाता था, जो कंपलसरी टैक्स होता था। लेकिन अशोक के आने के बाद, अशोक जब किंग बना तो उसने बलि टैक्स को समाप्त कर दिया, बलि के लिए मना कर दिया, और उसने जो लैंड टैक्स था उसको भी कम करके 1/8 कर दिया, 1/6 की जगह पर। तो ये हो गया आपका रुम्मन देवी से रिलेटेड हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
याद कर लेना इसको और इसको स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट से। चलो भाई, ये तो हो गया पिलर एडिक्ट से रिलेटेड। अगला जो पॉइंट है हमारा वो होगा केव इंस्क्रिप्शन, गुहा अभिलेख। कौन सा होगा? गुहा अभिलेख। तो यहां पर जब ये गुहा अभिलेख पिलर वाला खत्म, केव वाला खत्म हो जाएगा, तो जो आपकी इंफॉर्मेशन थी मौर्य साम्राज्य से वो भी फिनिश हो जाएगी। तो यहां पर हेडिंग डालोगे सभी केव इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन। इसको बोलेंगे हम गुफा या गुहा अभिलेख, गुहा अभिलेख या गुफा भी बोल सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखोगे इस गुफा या गुहा अभिलेख के अंदर अगर बात की जाए तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे हम अशोक के बारे में कि अशोक ने गुहा अभिलेख कौन कौन सी बनाई है। तो अशोका की बात करें दोस्तों, अशोका ने 3, कितनी? 3 क्या बनाई थी? केव बनवाई थी। और ये केव इसने कहां पर बनवाई थी? ये बनाई थी इसने बराबर हिल्स में। कहां पर? बराबर हिल्स। देखो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं मैं, जितने भी बता रहा हूं आपको। आपसे पूछा भी गया है कि बताइए अशोक ने कौन सी पहाड़ी में 3 गुफाओं का निर्माण कराया था, 3 गुफा इंस्क्रिप्शंस का निर्माण कराया था। कई बार पेपर में आ चुका है। तो ये बराबर हिल्स के अंदर 3 केव का निर्माण कराया था। किसने? अशोक ने। तो पहला पॉइंट तो आप यही नोट करोगे, अशोक ने 3 इनका निर्माण कराया था बराबर की गुफाओं के अंदर। अब देखो ये बराबर की गुफाएं ये बिहार के अंदर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए जान लेना है। अब ये है कौन कौन सी, इसके बारे में भी यहां पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखोगे कर्ण चौपड़, कर्ण चौपड़ पहली केव इंस्क्रिप्शन का नाम लिखोगे कर्ण चौपड़। दूसरी का लिखोगे विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी लिखो। और तीसरी का नाम लिखोगे दोस्तों सुदामा। क्या लिखोगे? सुदामा। तो पहला तो ये क्लियर हो गया कि अशोक ने 3 गुफाओं का, 3 केव इंस्क्रिप्शन का निर्माण बराबर की पहाड़ियों में करवाया था। इसका नाम ही बराबर है दोस्तों, हिंदी में भी ऐसे लिखोगे बराबर की पहाड़ी, बराबर पहाड़ी। ठीक है, ये बराबर पहाड़ी है कहां पर? बिहार में। इसका निर्माण कराया था। वो कौन कौन सी है? कर्ण चौपड़ है, विश्व झोपड़ी है और सुदामा है। ये 3 है। इसके अलावा जो अशोक का ग्रांड सन था, कौन था? ग्रांड सन, ग्रांड सन, जिसको हम हिंदी में नाती वगैरह बोलते हैं। ग्रांड सन था जिसका नाम था दशरथ, दशरथ। इसने भी 3 गुफाओं का निर्माण कराया था, 3 केव इंस्क्रिप्शंस बनाए थे, 3 केव इंस्क्रिप्शन, 3 गुफाओं का निर्माण कराया था। किसमें कराया था इसने दोस्तों? इसने कराया था नागा अर्जुनी पहाड़ी में, नागा अर्जुनी, नागा अर्जुनी पहाड़ी के अंदर ग्रांडसन, अशोक के ग्रांडसन दशरथ ने 3 गुफाओं का निर्माण कराया था। अब ये तीनों गुफाएं थी कौन कौन सी, इनके नाम लिखोगे। एक नाम लिखोगे लोमर्स ऋषि, लोमर्स ऋषि। दूसरी का नाम लिखोगे दोस्तों गोपी, लोमर्स ऋषि, गोपी। और तीसरी का नाम लिखोगे वर्थिका, वर्थिका। कौन सी है तीसरी? वर्थिका। तो देखो दशरथ ने 3 गुफाओं का निर्माण कराया नागार्जुनी पहाड़ी के अंदर। है कौन कौन सी? लोमर्स ऋषि, गोपी और वर्थिका। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी है दशरथ के बारे में कि जो दशरथ था ये आजीवक धर्म का मानने वाला था। ठीक है, आजीवक धर्म का मानने वाला था। और आजीवक धर्म के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, जब धार्मिक रिलीजियस मैंने आपको मूवमेंट शुरू कराए थे तो उसमें बताया था कि आजीवक धर्म की जो स्थापना की थी वो गोशाल मोखाली ने की थी। मोखली गोशाल, क्या नाम था? मोखली गोशाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कई बार पेपर में आ चुका है। तो देखोगे ये जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है वो है आपको दोस्तों पिलर एडिक्ट वाला, केव एडिक्ट वाला और रॉक एडिक्ट वाला। और मुझे नहीं लगता है इसको पढ़ने के बाद आपकी कोई प्रॉब्लम बची होगी, कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आ रहा होगा। इसलिए कमेंट में जरूर एक छोटा सा कमेंट किया करो कि सर अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ये कमी है, या बताया करो जिससे कि मैं और चीजों को सुधार सकूं। चलो शुरुआत करता हूं इसी में आगे। और अब देखो इसमें
अब हम जो शुरुआत करेंगे वो मेन टॉपिक की करेंगे दोस्तों, और वो मेन टॉपिक कौन सा होगा उसकी हम बात कर लेते हैं यहां पर। देखो अभी जो मैं शुरुआत करेंगे वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो इसलिए सभी लोग हेडिंग डाल दो फटाफट से, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। देखो चंद्रगुप्त मौर्य की दोस्तों बात करें तो इसका टाइम पीरियड कितना? 322 से लेकर 298 बीसी। सबसे पहली बात देखो, मैं जल्दी जल्दी स्टोरी आपको बताता जाऊंगा इसकी। चंद्रगुप्त मौर्य जो शासक बना था वो किसके द्वारा, किसकी हेल्प से बना था? कौटिल्य की हेल्प से इसको शासक बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य की हेल्प से शासक बना, और इसने जो नंद वंश का आखिरी शासक था जिसका नाम था धनानंद या घनानंद, जो भी बोलना चाहो, घनानंद को हराया। और उसको हराने के बाद इसने जो मगध था, मगध को अपने बस में कर लिया। ठीक है, मतलब नंद वंश को खत्म करने के बाद इसने जो नींव डाली थी वो किसकी डाली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये कहा जाता है कि ये किस समुदाय से था। तो सबसे पहले इसमें हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, हम ब्राह्मण अगर ग्रंथ की बात करेंगे तो ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये शूद्र था। क्या था? शूद्र था, पहली बात। दूसरी बात अगर इसी में हम अगर बात करें बौद्ध धर्म की, बौद्ध टेक्स्ट की, बौद्ध टेक्स्ट एंड जैन टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट जो थी उसके अंदर क्या दिया है कि ये शूद्र नहीं था, ये क्षत्रिय था। क्या था? क्षत्रिय था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां पर इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य ये था, ये क्षत्रिय था, शूद्र था, वैश्य था, कौन था, इसके बारे में कोई क्लियर यहां पर नहीं होता है। जो जहां बोला गया है वही पॉइंट मैंने आपको यहां पर बता दिया गया है। दूसरी बात, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम के बारे में भी यहां पर आपको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लोगों ने दो नाम दिए हैं। एक तो नाम दिया है सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, और एक नाम दिया है एंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस दो नाम दिए गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। अब देखोगे सेंड्रोकोटस जो नाम दिया है वो किस किसने बोला है इसको? एक तो एरियन है, ये यूनानी सबके सब इतिहासकार हैं, स्ट्रैबो है और जस्टिन है, जस्टिन। इन तीनों ने इसको नाम क्या दिया है? सेंड्रोकोटस इसको नाम दिया है। जबकि एंड्रोकोटस कहने वालों में एपियंस का नाम लिख लोगे आप, एपियंस, एपियंस का, और प्लूटार्क, प्लूटार्क, ये दो नाम लिख लोगे यहां पर। एपियंस और प्लूटार्क ने इसको एंड्रोकोटस कहा है, और एरियन, स्ट्रैबो और जस्टिन ने इसको क्या कहा है? सेंड्रोकोटस कहा है। अब ये जानकारी कहां से मिली है कि किसने इसको सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कहा था? तो इस चीज को बताया था जॉन विलियमसन। कौन है? जॉन, JHON, जॉन विलियम ने कितने में? 1753 ईस्वी में ये बात बताई थी कि इसको सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस भी कहा जाता था। तो पॉइंट को नोट करोगे, काफी इंपॉर्टेंट है जो भी मैं पॉइंट यहां पर बताऊंगा। 1793 दोस्तों, 53 नहीं है, 93 में जॉन विलियम ने बताया कि इसको सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कहा जाता था। दूसरी बात लिखोगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने दो इंस्क्रिप्शन भी हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दो अभिलेख भी हैं। उन दोनों अभिलेखों के नाम लिखोगे दोस्तों, लिखोगे, हेडिंग डालो, चंद्रगुप्त मौर्य के दो अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य कंस्ट्रक्टेड टू इंस्क्रिप्शन। तो वो दो कौन कौन से हैं? तो पहले का नाम लिखोगे सेहरा बोहरा, सेहरा बोहरा, ठीक है। पहले इंस्क्रिप्शन का नाम लिखोगे सेहरा बोहरा। दूसरे का लिखोगे महासंथाम, महासंथाम,
ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे भाई। आपने हो सकता है कि सबके अभिलेख पढ़े हो, लेकिन इसके अभिलेख आपने शायद ही पढ़े होंगे। सेहरा पोगड़ा कहां पर है दोस्तों? यूपी के अंदर है। और महासंथाम कहां पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर है। कहां पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा देखोगे जो मेंशन किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ये मेंशन है कि इसने जो अन्नदान होते थे, अन्नदान बोलते एक तरीके से अन्न रखने वाली जगह होती थी, या इसको हम स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स लिख दें। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, यहां पर अनाज को स्टोर किया जाता है, उसके बारे में भी मेंशन किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के इसमें। और दूसरा मेंशन किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अकाल पड़ा था। किसकी बात की गई है? अकाल की बात की गई है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अकाल पड़ा था, एक तो ये चीज मेंशन है। और इसका एक अनाज रखने का काफी बड़ा स्टोर था, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है इसको, जिसमें आप अनाज वगैरह आलू वगैरह रखते हो, कोल्ड स्टोरेज वगैरह जो भी बोलते हैं। तो इसको हम ग्रेन्स लिख देंगे, जहां पर ग्रेनरी भी बोलते हैं इसको, ग्रेनरीज। और अकाल यहां पर पड़ा था, इसको याद रखना है। ये अकाल और ये दोनों चीजें जो मेंशन है वो कहां की है? गुजरात की। कहां पर? गुजरात। और गुजरात में भी कहां पर? सौराष्ट्र। कहां पर दोस्तों? सौराष्ट्र। अब इस टाइम पर जो सौराष्ट्र का शासक था उसका भी नाम है, उसका नाम था पुष्यगुप्ता। क्या नाम था? पुष्यगुप्ता। अब देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक बना, एक सेकंड में होल्ड कर रहा हूं। देखना दोस्तों, मैं क्या बता रहा था अभी आपके लिए, मैं बता रहा था कि गुजरात के सौराष्ट्र का जो किंग था उस टाइम पर, राजा था, उसका नाम था पुष्यगुप्ता। क्योंकि गुजरात के सौराष्ट्र की ही ये चीजें मेंशन की गई है इसके अंदर। अकाल पड़ा था इसके समय में, और यहां पर एक ग्रेनरी था जिसमें अनाज रखा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र के अंदर सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। किसका? सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप नोट ही कर लेना, ठीक है। सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। आगे अगर इसमें बात करें तो देखोगे जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक बना और मगध को इसके कंट्रोल में इसने कर लिया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का शासक बनने के बाद समस्त भारत पर लगभग पूरे भारत को अपने कंट्रोल में कर लिया था। एक लेखक हुए थे जिसका नाम है प्लूटो, और प्लूटो के अनुसार ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर, चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर समस्त भारत को रौंद दिया था, मतलब उस पर अपना अधिकार कर लिया था। ये उसमें बताया गया है। ये भी बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम से सिकंदर का जो शासन था उसको खत्म किया, नंद वंश का उन्मूलन किया, और जो सेल्यूकस निकेटर था उसको पराजित किया। और सेल्यूकस निकेटर को पराजित करने के बाद उसे संधि के लिए विवश भी कर दिया। उसे संधि भी करनी पड़ी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक के क्षेत्र पर अपना कंट्रोल कर लिया था। काफी बड़ा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार क्षेत्र में आ चुका था। इसके अलावा यह भी है कि चंद्रगुप्त मौर्य से जब विवश किया चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को संधि के लिए, तो इस संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना, क्या नाम था उसकी बेटी का नाम? हेलेना का विवाह किससे किया था? चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। देखो मैं नाम लिखता हूं अभी, एक सेकेंड, ये पॉइंट नोट करोगे सारे के सारे जो मैं बोल रहा हूं। चंद्रगुप्त मौर्य ने, लिखोगे सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री जिसका नाम क्या था? हेलेना का विवाह किससे किया था? चंद्रगुप्त मौर्य से किया था, ठीक है। और बदले में देखो चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह भी किया और उसे दहेज के रूप में भी मिला था, क्या? कुछ एरिया मिला था। दहेज के रूप में जो एरिया मिले थे उसमें एक को एरिया बोलते थे, एक को बोलते थे जेंड्रोसिया, और एक को बोलते थे अराकोसिया। देखो मैं लिख देता हूं, एरिया, जेंड्रोसिया, अराकोसिया,
अराकोसिया के क्षेत्र किसको मिल गए? चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गए थे। देखो दहेज के रूप में सेल्यूकस निकेटर ने कौन से क्षेत्र दिए थे? ये वाले, एरिया वाला, जेंड्रोसिया वाला और अराकोसिया, ये ईरान और अफगानिस्तान के क्षेत्र हुआ करते थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए थे। कितने? 500 हाथी इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको दिए थे? सेल्यूकस निकेटर को दिए थे। सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था उसका नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था? मेगास्थनीज, जो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका पुस्तक लिखी थी, जिसको मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है यहां पर कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत के क्षेत्र को जीता था, या दक्षिण भारत पर अपना अधिकार किया था। इसका जिक्र आपको तमिल ग्रंथ में मिलता है। कहां पर मिलता है? दक्षिण भारत पर अधिकार, दक्षिण भारत पर अधिकार का जो जिक्र मिलेगा वो कहां पर मिलेगा आपको? तमिल ग्रंथ में। और ये तमिल ग्रंथ कौन से थे? एक का नाम था एहरा नूर और एक का नाम था मुरुना नूर। ये दो ग्रंथ हैं जिनका जिक्र जिनके अंदर ये मिलता है कि दक्षिण भारत पर भी अधिकार चंद्रगुप्त मौर्य ने कर लिया था, क्योंकि इससे लेकर काफी विवाद रहता है। काफी सारे लेखक ये भी बोलते हैं कि दक्षिण भारत को बिंदुसार के समय में मिलाया गया था, लेकिन तमिल ग्रंथों से ये मिलता है एहरानूर और मुरनानूर के द्वारा कि दक्षिण भारत को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपके लिए। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, ये अपने अंतिम समय में, किसमें? अंतिम समय में ये किससे मिला था? एक जैन बौद्ध भिक्षु थे, जैन भिक्षु जिनका नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु के संरक्षण में आया और इसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या स्वीकार कर लिया? जैन धर्म स्वीकार करा। जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन भिक्षु भद्रबाहु के संरक्षण में आके स्वीकार किया। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य कहां पर चला गया? श्रवण बेलगोला। कहां पर चला गया? श्रवण बेलगोला। ये कहां पर है दोस्तों? कर्नाटक में। और कर्नाटक में भी कहां पर है? मैसूर में है। कहां पर है? मैसूर में। श्रवण बेलगोला में चला गया और वहीं पर जाकर इसने उपवास के द्वारा, किसके द्वारा? उपवास के द्वारा, फास्ट जिसको बोलते हैं हम, फास्ट के द्वारा लगभग बताया था 298 बीसी में, 298 बीसी में अपने शरीर का क्या कर दिया? इसने त्याग कर दिया। उपवास से अपने शरीर का त्याग कर दिया। और उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग करना, जैन धर्म के अंदर इस घटना को संथारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संथारा कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो पॉइंट मैंने आपको यहां डिस्कस किया है कि दक्षिण भारत पर जो अधिकार किया उसका जिक्र आपको तमिल ग्रंथ में मिलेगा। तमिल ग्रंथ के नाम है एहरानूर और मुरनानूर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो जैन धर्म स्वीकार किया था वो जैन भिक्षु थे जिनका नाम था भद्रबाहु, उनके संरक्षण में आके किया था। ये अपने अंतिम समय में कहां पर चला गया? कर्नाटक। कर्नाटक में भी मैसूर में भी जो प्रॉपर जगह थी उसका नाम था श्रवण बेलगोला। और श्रवण बेलगोला में भी एक और जगह बता देता हूं मैं आपको, इनकी पहाड़ियां थी जिनका नाम था चंद्रगिरी की पहाड़ी। कौन सी? चंद्रगिरी की पहाड़ियों में जाकर इसने उपवास के द्वारा 298 बीसी में अपने शरीर का त्याग कर दिया। और इस घटना को क्या बोला जाता है? संथारा। मतलब जैनिज्म में अगर आप उपवास से, फास्ट से अपने प्राणों को त्यागोगे तो उसे क्या बोला जाएगा? संथारा। तो ये जो टॉपिक था, ये अभी देखोगे आधा टॉपिक हुआ है इसमें। अभी जो टॉपिक बचा है इसमें बिंदुसार, और सबसे जो इंपॉर्टेंट बचा है इसमें वो है अशोक। तो बिंदुसार, अशोक मैं अगली वीडियोस में कंप्लीट कराऊंगा। उसके अलावा देखेंगे पास्ट मौर्यास के बारे में, देखेंगे उसको कंप्लीट करेंगे तो पूरे के पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जितना भी मैंने पढ़ा है अच्छे से पढ़ो। लास्ट वीडियोस जितनी भी मैंने 2 बनाई है उसको भी देख लो। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो 5-7 लोगों को, एक आदमी, जिससे कि सारी चीजें चैनल पर भी अच्छे से चलती रहे। चलो मैं लेता हूं आपसे यहीं से विदा। टाटा बाय बाय, टेक केयर। बताना भाई कैसी लगी।